नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 141 के चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करेंगे। इससे पहले 7 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि आने वाले चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि आज़ादी के बाद क्या भारत में अहिंसक आंदोलन चले, या फिर गांधी जी के बाद उनकी जो विचारधारा थी उसे पूरी तरीके से भुला दिया गया। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी जब तक थे तब तक ही उनकी विचारधारा थी। गांधी जी के जाने के बाद भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने समय समय पर गांधीवादी विचारधारा को भारत में आगे बढ़ाया है। चाहे भूदान आंदोलन की बात की जाए और चाहे अन्ना हजारे के लोकपाल विधेयक की बात की जाए। तो ये सब बातें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना यही बता रही है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। बट फिर भी कुछ दो चार लाइनें बहुत अच्छी हैं इस प्रस्तावना में, जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी ये पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि आप बिना रक्तपात के भी आज़ादी प्राप्त कर सकते हो। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ का खंडन करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। तो बिल्कुल सही है, आज़ादी बलिदान मांगती है और मैं इस बात को समर्थित भी करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर और देशों से आप कंपेयर करोगे तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोग हिंसात्मक संघर्ष किया है। इवन पूरे के पूरे परिवारों की मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग। या इवन अगर आप एग्जांपल देखो, चाहे चाइना की बात करिए, आप साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात कीजिए, बर्लिन संकट की बात करो, या तमाम एशिया अफ्रीकी देशों की बात करें, आप दक्षिण अमेरिकी देशों की बात करें आप, तो बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ है, खूनी संघर्ष हुआ है। लेकिन भारत की आप जब आज़ादी की बात करोगे तो अंग्रेजी सेना और भारत का आमना सामना नहीं हुआ है। यानी कि भारतीय जनता और अंग्रेजी सेना ने आपस में बिना युद्ध के ही ये विजय हासिल की है। लोगों ने जो बलिदान दिया वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बात कहना चाह रहा है ना कि भारत की आज़ादी का जो संघर्ष है वो ये बताता है कि बिना रक्तपात के हमने आज़ादी प्राप्त करी है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता ने सीधा सीधा अंग्रेजी मिलिट्री से युद्ध नहीं किया है। तो आई होप से इस लाइन का मतलब आप समझ गए हैं, क्योंकि कई बार एकदम से बंदे कटाक्ष करते हैं, नहीं ऐसा कैसे, हमारे तो बहुत सारे लोग, चाहे वो नेताजी की बात की जाए, चाहे वो भगत सिंह की बात की जाए, बहुत सारे लोग फांसी पर लटके हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, ये लाइन ये कह रही है कि हमने आमने सामने का संघर्ष नहीं किया है। तो भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है कि आप बिना रक्तपात के, बिना सामने से लड़ाई लड़े भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और भारत 1947 में आज़ाद भी हुआ। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को निर्भीक होना चाहिए, यानी कि निडर होना चाहिए, कायर नहीं। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते ना, तो आपकी एजुकेशन बिल्कुल बेकार है। लेकिन इसके लिए आपको सही को सही भी कहना चाहिए। ये नहीं कि आप गलत को सिर्फ गलत कह रहे हो और सही को सही नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो सलाहकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके विचारों में हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन से ही सारे विचार उपजते हैं, और अगर मन में हिंसा उपज गई तो दिमाग तक जाएगी, दिमाग तक जाएगी तो समाज तक जाएगी। गांधी जी का मानना है सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। और गांधी जी के अनुसार संसार के किसी भी संसार की किसी भी समस्या का जो सर्वोत्तम समाधान है वो अहिंसा है। क्योंकि आप त्याग पर चलोगे, सत्य पर चलोगे, अहिंसा पर चलोगे, निस्वार्थ पर चलोगे, तो डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल सोसाइटी की स्थापना आप करोगे। गांधी जी के विचार में जो अहिंसा का मतलब है, उसका मतलब ये नहीं कि रक्तपात बिल्कुल ना हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्रोधी होता है, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी होता है, मनुष्य का स्वभाव घृणा में होता है, शत्रुता होती है। लेकिन ये सब कम होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं जो चीज़ें हैं ये इनका अभाव होना चाहिए। ये लोगों के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, लोगों के अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो मनुष्य का स्वभाव है, तो इसे एकदम से खत्म भी नहीं कर सकता। इसके लिए एक बहुत लंबे टाइम पीरियड की जरूरत पड़ती है। गांधी जी कहते हैं कि जैसा कि सत्याग्रह वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सत्याग्रह की प्रकृति को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कि किस प्रकार से हम सत्याग्रह के माध्यम से शांतिवादी तरीके से किस प्रकार से हम अपनी अपनी बातों को अपने विरोधियों के सामने रख सकते हैं। आगे चैप्टर में अहिंसक आंदोलन की प्रकृति के बारे में बताया गया है, नेचर के बारे में बताया गया है कि एक अहिंसक आंदोलन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जब हम एक अहिंसक आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें जरूर होती हैं, एक विघटन होता है, एक अनुशासन होता है। विघटन का मतलब ये होता है कि जिस सत्ता के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हो उस सत्ता को आपको तोड़ देना है। दूसरी बात, अनुशासन का मतलब ये है कि जब आप एक अहिंसात्मक आंदोलन की ओर चल रहे हो तो आपके अंदर ना पेशेंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आपका आंदोलन एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, और वर्षों भी लग सकते हैं। तो ऐसे में जब आप शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करोगे, शांतिपूर्वक जुलूस निकालोगे, तो हो सकता है सामने वाला आपको उकसाए, तो आपको उसके उकसावे में नहीं आना। हो सकता है आप उसके उकसावे में आके हिंसा कर दो। तो इसलिए आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि ना जो आप आंदोलन करने जा रहे हो वो एकदम से नहीं होने वाला है। एक सत्याग्रही को ना एक बहुत लंबे टाइम तक अभ्यास करना पड़ता है कि उसे किस किस प्रकार से उकसाया जाएगा, और उसे बिल्कुल भी उसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं देनी है। धरने करो, प्रदर्शन करो, हड़ताल करो, अनशन पर बैठो, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है,
कि यार मुझे ना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि अहिंसा की यही शर्तें हैं, अहिंसा की यही शिक्षा है। तो अहिंसक आंदोलन की प्रकृति क्या होगी? सबसे पहला विघटन। जितना भी क्रूर शासन है, अत्याचारी शासन है, या जितनी भी अत्याचारी व्यवस्थाएं हैं, उनका आपको विघटन करना है। लेकिन कैसे करना है? अनुशासन में रहकर। जब असहयोग आंदोलन हुआ था, पता है आपको, तो चोरी चोरा कांड हो गया था। गांधी जी बहुत दुखी हुए थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके लिए उसकी आलोचना भी की गई। तो अहिंसक आंदोलन की प्रकृति क्या होगी? एक तो अनुशासन होगा और एक विघटन होगा। विघटन कैसी? जो क्रूर और अत्याचारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप खत्म करोगे। विघटन का मतलब तोड़ना होता है। और अनुशासन का मतलब एक सत्याग्रही के अंदर, एक बंदा जो आंदोलन करने जा रहा है, उसके अंदर हिंसा का नाम मात्र विचार भी नहीं आना चाहिए, और उसे एक लंबे टाइम पीरियड तक कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आज़ादी के बाद भारत में अहिंसक आंदोलन हुए हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर है हाँ। जिनमें से सबसे पहला आंदोलन है भूदान आंदोलन। तो देखो, हालांकि यहाँ पर लिखा है 1940 का भूदान आंदोलन, लेकिन आज़ादी के बाद ही आंदोलन शुरू हुआ है। और इस आंदोलन को जो चलाया है, आचार्य विनोबा भावे ने चलाया है। आचार्य विनोबा भावे की बात करूँ तो ये बहुत बड़े गांधीवादी थे। गांधी जी के साथ ये आज़ादी आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, और गांधी जी के विचारों की छाप इन पर पड़ी थी। आज़ादी के बाद पता है विनोबा भावे ने क्या सोचा? आज़ादी के बाद विनोबा भावे ने ये सोचा कि यार जमींदारी व्यवस्था जो है, ये बड़े सालों से, कई सदियों से हमारे यहाँ की जनता का क्या कर रही थी? शोषण कर रही थी। ऐसे में जो हमारे यहाँ की जनता थी, इनकी बड़े पैमाने पर जमीनें जमींदारों के पास थी। सरकार ने जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून तो बना दिया, लेकिन जब तक जमींदार खुद इस व्यवस्था में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये कानून का पालन होगा ही नहीं। इसलिए विनोबा भावे ये सोच रहे थे कि क्यों ना मैं खुद जाकर जमींदारों से अपील करूं और उनसे कहूं कि आप अपनी भूमि दान में दे दीजिए। इस क्योंकि वो भी ना महात्मा गांधी की तरह हृदय बदलने वाले व्यक्तियों में से जाने जाते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति का हृदय बदल कर ही उसे जीता जा सकता है। और विनोबा भावे की मुहिम कहीं हद तक कामयाब भी रही। वो बड़े पैमाने पर उन्हें पैदल यात्राएं निकाली, लोगों को समझाया, बड़े बड़े जमींदारों को विवश किया कि वो क्या करें, अपनी ज़मीनें दान दें। तो बड़े पैमाने पर भूमि दान भी की गई। इवन आगे चलकर तो ग्राम दान आंदोलन बन गया। अगर आप भूदान आंदोलन आप पढ़िए नेट पे, यहाँ पर तो बहुत छोटा सा लिखा है, एक पैराग्राफ में लिखा है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें फिर भी बताई। तो बताता है कि आज़ादी के बाद चौथे दशक और पाँचवें दशक की अगर बात करो, तो गांधी जी के एक अनुयायी थे आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत करी, बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार किया। इनका ये मानना था जितने भी भूमि विहीन किसान हैं, ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है, उनके पास कुछ मात्रा में भूमि जरूर होनी चाहिए। शुरू में ये अनुमान लगाया गया कि भूदान संबंधी प्रश्न नहीं होगा, भूदान संबंधी आंदोलन जो है ये सफल नहीं होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर एक कदम था। ये उन लोगों के लिए सर्वोदय की एक स्कीम थी, जो लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी, गरीबों के लिए आशा की एक किरण थी। और लाखों हेक्टेयर भूमि ना दान में दी भी गई। हालांकि आंदोलन उस प्रकार से सफल नहीं हुआ जिस प्रकार से सफल होना चाहिए था। कह रहा है 1963 में तो ये आंदोलन बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया, बहुत सारी गतिविधियां होने लगी। बड़े पैमाने पर पूरे देश में ग्रामदान गाँवों की स्थापना की गई। बड़े पैमाने पर खादी और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया गया। हिंसा को खत्म करने की बात करी गई। सर्वोदय समाज में एकमात्र विचारधारा ये थी कि हम सब एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, जमींदार किसानों को सहयोग करेगा, किसान जमींदारों को सहयोग करेंगे। इस प्रकार की बातें शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर बल प्रयोग की जो अवधारणा थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। बिना बल प्रयोग किए हुए बड़े पैमाने पर जमींदारों से उनकी ज़मीनें ली भी गई। लेकिन फिर भी निर्धनों को थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि जो भूदान दिया गया उससे जो ज़मीनें बांटी गई, ऐसे में एक किसान के पास बहुत छोटा हिस्सा भूमि का आया, और वो भी शायद बंजर भूमि थी, पड़ती भूमि थी। इवन अगर किसी भूमि उपजाऊ भी थी, तो उस पर वो इतना अन्न नहीं उगा सकता था कि अपना पेट पालता। फिर भी भले ही आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने लोगों के अंदर ये भावना तो रख दी कि अगर लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को करुणा भाव दिखाया जाए, तो उनके अंदर दया भाव है, भले ही चाहे वो क्रूर अत्याचारी जमींदार ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसी 1980 के नव किसान आंदोलन। 1980 में अगर नव किसान आंदोलन की बात की जाए तो देखो, 2023 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 2022, 2021, 2020, ये तीनों साल पहले के आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर कृषि बिल को लेकर किस प्रकार से संघर्ष हुए, और किसानों ने पूरे पूरे साल रोड पर बैठकर अनशन भी किए, धरने प्रदर्शन किए, हड़तालें भी करी, और कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने सरकार को प्रभावित किया कि सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा। ये चीज़ें पता क्या बताती हैं? ये चीज़ें ये बताती हैं कि अगर आप सत्य की राह पर हो तो पक्का जीत आपकी है, लेकिन उसके लिए आपको कड़ा अनुशासन रखना पड़ेगा। बरसात भी होती गई, कुछ लोगों ने गाड़ियां भी चला दी उनके ऊपर, लेकिन फिर भी क्या वो अपने राह से हटे? नहीं हटे ना। लेकिन किताब में कौन से किसान आंदोलन की बात की जा रही है? तो समस्या क्या थी किसानों की आज़ादी के बाद?
आज़ादी के बाद किसानों की समस्या ये थी कि कृषि आधारित उनकी आमदनी कम होती जा रही थी, कृषि की लागत बढ़ती जा रही थी। इवन कृषि में जो वो कॉस्टिंग आ रही थी, उस कॉस्टिंग को किसान वहन नहीं कर सकता था, और जो फसलों की कीमतें थी वो बहुत कम थी। परिणाम था कि किसान गरीबी के चंगुल में फंसता जा रहा था और बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं कर रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र में एक ग्रुप था, शेतकारी संगठन। अब जो ये महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन था, इसने मुद्दा उठाया। इसने डिमांड करी, भैया प्याज के लिए जो पैसा लगता है, मजदूरी लगती है, उस मजदूरी को बढ़ाओ। बाद में धीरे धीरे आंदोलन जो है कर्नाटक तक पहुंच गया। कर्नाटक में एक ग्रुप था, रायता संघ। उत्तर प्रदेश में बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन। इस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन, शेतकारी संगठन, रायता संघ, इन्होंने बड़े पैमाने पर किसानों की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। बट प्रॉब्लम पता क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि किसान आंदोलन जगह जगह तो चल रहे थे देश में, लेकिन सबकी डिमांडें अलग थी। ये आंदोलन ना एकजुट नहीं हो पाए, ये किसानों को लामबंद नहीं कर पाए, ये किसानों की बड़ी संख्या को एकजुट नहीं कर पाए। इनमें जो सबसे बड़ी संस्था थी ना, वो थी भारतीय किसान यूनियन, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था। दूसरी समस्या ये थी, इसमें ना उच्च वर्ग थे बस केवल। निम्न वर्ग, दलित लोग, दलित किसान, इन सबको ना शामिल नहीं किया गया था। समाज के जो वास्तव में जो गरीब किसान हैं, जो वास्तव में पीड़ित हैं, उन्हें इसमें शामिल ही नहीं किया गया। तो ये सिर्फ ना अमीर किसानों का एक आंदोलन बन के रह गया। कमियां चाहे कितनी भी हों, लेकिन फिर भी नव किसान जो आंदोलन है, इन्होंने किसानों का अध्ययन करने को एक नया अर्थ दिया। इन्होंने किसानों की स्टडी पर पूरी दुनिया का फोकस करवाया, और इन्होंने बिना हिंसा का सहारा लिए ये सब किया। ऐसे एक और आंदोलन हुआ आज़ादी के बाद, चिपको आंदोलन। हम सभी जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, बीपीएसई 143 में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। बहुत छोटा सा 4 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि वो मान के चल रहा, आपको पता है कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था, एक सामाजिक आंदोलन था। महिलाओं के मुद्दे भी इसमें उठाए गए थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि महिलाओं ने इसमें हिंसा नहीं करी। 1973 में भयंकर बाढ़ आई थी अलकनंदा घाटी में, जो कि उत्तराखंड की है। बहुत सारे लोग मारे गए, जीवन संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके बाद लोगों को लगा कि यार ये बाढ़ आई क्यों? तो लोगों को लगा कि बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, प्रकृति हमें श्राप दे रही है। ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है, नदियों को जो बड़े पैमाने पर दूषित किया जा रहा है, शायद इस वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद गांव की महिलाओं ने देखा कि फिर से यहाँ की जमीन का एक पट्टा सरकार ने खेल निर्माता कंपनी को दे दिया है, जो कि पेड़ों को काटने आ रहे हैं। लोगों ने इनके सामने क्या कर दिया? धरने प्रदर्शन कर दिया है। पेड़ों से चिपक गई महिलाएं, और इन्होंने कहा आपको हमें काटना पड़ेगा पेड़ों को काटने से पहले। सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी अम्मा और गंगा देवी जैसी अनेक कार्यकर्ताओं ने यह आंदोलन किया, और यह आंदोलन सफल भी रहा। सरकार को मजबूरी में आकर पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी। इसी प्रकार से 1970 में एक जंगल बचाओ आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। तो 1970 में जब सरकार ने साल के पेड़ को क्या करा, कटाई की बात करी, तो यहाँ के जो आदिवासी थे बिहार के, बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर निकल आए, और उन्होंने इन पेड़ों को काटने से मना कर दिया। देखते देखते आंदोलन उड़ीसा और झारखंड तक फैल गया। कौन सा? जंगल बचाओ आंदोलन। इसी प्रकार से केरल की अगर बात करोगे, तो केरल में एक जगह है साइलेंट वैली। बहुत सारी पक्षियों की प्रजाति, बहुत सारे तितलियों की प्रजाति आपको यहाँ दिखेगी। बहुत ज़बरदस्त नेचर वाला इलाका है ये। सरकार यहाँ पर पता है क्या करने वाली थी? एक ना बिजली प्लांट लगाने वाली थी, बहुत बड़ा। तो ऐसे में यहाँ की जो पक्षी प्रजाति थी, इनको नुकसान था। बहुत सारे कार्यकर्ता आए, और उन्होंने इसके लिए विरोध किया कि जल विद्युत परियोजना यहाँ पर नहीं लागू होगी। ये बात केरल के पलक्कड़ जिले में है, जहाँ के सदाबहार वनों में ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर आप साइलेंट वैली को नेट पर देखेंगे, आप बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ का, बहुत अच्छा नेचर है यहाँ का। और सरकार अगर यहाँ पर ये प्लांट लगा देती तो उसकी रेडिएशन से शायद बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं। तो ये एक बहुत शांतिप्रिय आंदोलन था, और साथ ही साथ एक सफल आंदोलनों में गिना जाता है, जिससे पता चलता है कि गांधी जी के विचार उनके जाने के बाद भी कायम हैं। और एक बार आप शांतिवादी तरीके से धरने प्रदर्शन करके देखिए, अपनी बातों को देख के देखिए, बड़ी से बड़ी सरकारें भी आपके सामने झुकेंगी। 1885 का नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन नहीं जानता? सरकार ने क्या करा? सरकार ने ये कहा कि भैया जो नर्मदा नदी है, इस पर 35 बड़े, लगभग 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे छोटे बांध बनाए जाएंगे। इन डैम के बनने से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा था, लाखों गांवों को खाली करवाने की बात की गई। अब लोगों को आप उनके क्षेत्रों से भगाओगे, तो उनके सामने पुनर्वास की समस्या आएगी ना। उन्हें अपने क्षेत्रों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ेगा, उनके घर जाएंगे, उनके जंगल जाएंगे, उनकी ज़मीनें जाएंगी। बड़े पैमाने पर जनता ने आंदोलन किया। मेधा पाटेकर इस आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत बड़ा नाम थी। आंदोलन कुछ हद तक सफल होता हुआ दिख रहा था, लेकिन वर्तमान में इस आंदोलन को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी पर्यावरण की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने में ये आंदोलन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था। इसकी सबसे बड़ी सफलता जो इसकी थी वो ये थी कि सबसे पहले इस डैम में के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक भी था, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से वर्ल्ड बैंक को अपना हाथ पीछे हटाना पड़ा। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस डैम को बनाने दिया। सबसे बड़ा जो आंदोलन है इस चैप्टर में, वो आंदोलन है आंध्र प्रदेश का मद्य निषेध आंदोलन। चैप्टर में जो प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा। तो देखो,
अर्क विरोधी या शराब विरोधी आंदोलन या फिर नशीले पदार्थों के सेवन के विरोध में आंदोलन। तो निषेध का मतलब पता है क्या होता है? मना करना। और किस चीज़ का आप निषेध कर रहे हो? अल्कोहलिक पदार्थों का। उसका रीज़न क्या है, पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर ज़िले की बात है। यहाँ पर ना एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं शिक्षित होने वहाँ पे गईं। तो जब वहाँ पर शिक्षित होने महिलाएं गई तो उन सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम थी, उनके पति उन्हें बहुत पीटते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये समस्या ना ये नहीं है कि उनके पति उन्हें पीटते हैं, समस्या ये है कि वो शराब पीते हैं। और अगर शराब बंद हो जाए तो शायद उनके पति भी काम करने लग जाएंगे, वो भी ड्यूटी जाएंगे, और शायद व्यवस्थाएं सिस्टम जो है वो सही हो जाए। क्योंकि जब वो बेरोजगार रहेंगे, उसके अलावा वो शराब पियेंगे, नशा करेंगे, तो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे निकालेंगे। तो घरेलू हिंसा का मुद्दा बहुत गंभीर बन गया था। यहाँ की सारी महिलाएं इकट्ठी हुई भाई, और 5,000 गांव के आसपास ना या आग फैल गई। और लोगों ने क्या करा, बड़े पैमाने पर ये कहा कि यहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सरकार की ना 17 बार ठेकों की नीलामी रद्द की गई। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, विरोधी पक्ष शांत बैठा था? बहुत सारे गुंडों से हमले करवाए महिलाओं पर, गाड़ियों तक चढ़वा दी, लेकिन ये महिलाएं ना डटी रहीं। आगे चलकर पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला, और ये ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से आंदोलन जाना जाता है। तो देखो, निषेध का अर्थ है नशीले और अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन ना करना, उसको मना करना। लोगों ने महसूस किया कि मद्यपान ना एक बुराई है जो कि आदत में शामिल हो चुकी है, और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं अपने आप फैलती हैं। गांधी जी कहते थे ये जो नशे की समस्या है ना, इससे निपटने के कई तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका है कानूनी कदम उठाए जाएं, और विभिन्न एजेंसियां बनाई जाएं। उन एजेंसियों के माध्यम से इन्हें सख्ती से लागू किया जाए। गलियों में और सार्वजनिक जगहों पर जो लोग मद्यपान करते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए, और जो बार बार इसका पुनरावृत्ति करें, बार बार उसको काम वही करें, तो उन्हें कैद कर दिया जाए। बड़ी बड़ी एनजीओ बनाई जाए और लोगों को अवेयर किया जाए, और मद्यपान की जो समस्याएं हैं वो बताई जाए। भारत के संविधान में भी जो नीति निषेध तत्व हैं उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो इन राज्यों में कुछ दिनों के लिए मद्य निषेध को लागू किया गया, लेकिन आगे चलकर सरकारों ने इसे फिर से हटा दिया गया। और रीज़न ये दिया गया कि भैया जो शराब है वो बजट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, देश की आमदनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दूसरी बात इन्होंने ये करी कि तस्करी होती है। अगर हम अपने देश राज्य में शराब बंदी कर देंगे तो पता है क्या होगा, बाहर से बाजारें आएंगी, बाहर से शराबें आएंगी, और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इन्होंने क्या करा, आंध्र प्रदेश ने और हरियाणा ने मद्य निषेध को हटा दिया। हालांकि आंध्र प्रदेश में लगातार माहौल बनता गया, मारपीट हुई, घरेलू हिंसा भी होती गई। ऐसे में शराब विरोधी आंदोलन हुआ, जिसे अर्क विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है रोसम्मा नाम की एक उम्रदराज महिला से, जो कि पढ़ने जाती थी वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में, और जिला था नेल्लौर जिला, जिसकी बात मैंने पहले ही कर दी है। महिला विरोधी जो शराब विरोधी जो आंदोलन थे, ये सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि इन्होंने ये बताया कि समाज में पितृसत्ता किस प्रकार से एक बुराई बन चुकी है, और समाज में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आंध्र प्रदेश का जो अर्क विरोधी आंदोलन था, ये ना सिर्फ शराब विरोधी था, बल्कि इसने महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी उठाए, घरेलू हिंसा संबंधित मुद्दे भी उठाए, और शराब किस प्रकार से समाज में एक लाइलाज बीमारी बनती जा रही है, इसके खिलाफ बात 1970 के दशक में शुरू हुई। सबसे बड़ी बात यह थी, विरोधियों ने लाठीचार्ज किया, विरोधियों ने हिंसा करी, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन महिलाओं ने पलटकर नहीं कहा, वो शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात को रखती ही गई। बहुत सारी सोशल वर्कर भी इस दौरान इसमें आई, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने भी सपोर्ट किया, बहुत सारी एनजीओ ने भी सपोर्ट किया। जैसे कि सारा व्यथी रेखा कार्यक्रम कमेटी है, जिसने एक संगठन बनाया, मद्य निषेधों के लिए धरना दिया, शराब की दुकानों को घेराव किया, शराब की पॉकेटों को आग लगा दिया, शराब की बोतलों को तोड़ दिया। कई जगह इस प्रकार की घटना हुई। नशे में डूबे जो ग्रामीण थे, झुग्गीवासी थे, उन पर जुर्माना लगाया गया। प्रिंट मीडिया ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासतौर पर नई दुनिया जैसे अखबारों ने फ्रंट पेज पर इन खबरों को छापा। यहाँ का एक दैनिक समाचार पत्र था इनाइडू, इसने भी सबसे अधिक इसको प्रचार प्रसार किया गया। तो इस प्रकार से जो अर्क विरोधी आंदोलन है, ये धमाकेदार रूप से सफल रहा। महिलाओं संबंधी इसने मुद्दे उठाए, लेकिन असफलता भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आज भी पूरी तरीके से शराबबंदी नहीं हुई है। आज भी बड़े पैमाने पर हम घरेलू हिंसाएं देखते हैं, आज भी ज़मीनी स्तर पर हम देखते हैं, तो उस प्रकार से चीज़ें नहीं हैं। लॉकडाउन के दौरान भी सबसे पहले शराब की आपूर्ति खोली गई, चाहे जनता को खाना मिले या ना मिले। लेकिन उसके लिए ना पता है, सरकारी जिम्मेदार नहीं है, लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। सरकार शराब बेच रही है, खरीदना ना खरीदना तो आपके ऊपर ही है ना। काजू बादाम तो आप नहीं खरीद पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका पैसा नहीं है। लेकिन आप दारू डेली खरीद रहे हो, क्यों? उसके लिए आपके पास पैसा है। तो बात ये आ रही है, क्या आप अपने मन से चीज़ों को सेटअप कर पा रहे हैं? उसका रीज़न यही है, बंदा अवेयर ही नहीं है, बंदे पास एजुकेशन लेवल ही नहीं है। बंदा अपने ही अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच पा रहा। उसे काजू बादाम, उसे सेब संतरे, ये सब महंगे लग रहे हैं, लेकिन उसे दारू बहुत सस्ती लग रही है।
तो कुछ ना कुछ समस्याओं की जड़ सरकारें हैं, उससे भी ज़्यादा समस्याओं की जड़ ना खुद जनता भी है, क्योंकि जनता को खुद नहीं समझ में आ रहा क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। बट ठीक है। अन्ना हजारे की बात किया तो सन 2011 में 5 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और लगभग इन्होंने 13 दिनों तक अनशन रखा। अन्ना हजारे रातों रात लोकप्रिय सोशल वर्कर बन गए और इस आंदोलन के वजह से कृषि मंत्री शरद पवार को और उनके पूरे पूरे ग्रुप को इस्तीफा देना पड़ा। मुद्दा यह था कि भ्रष्टाचार विरोध के रूप में जन लोकपाल बिल होना चाहिए और इस बिल को पास होना चाहिए। गवर्नमेंट को इनकी बात माननी पड़ी, तब जाकर ये आंदोलन खत्म हुआ। निर्भया आंदोलन कौन नहीं जानता कि चलती बस में एक लड़की से रेप कर दिया गया और वो भी गैंग रैप। पीड़ित मर गई और जो बाकी बंदे थे वो खुलेआम घूम रहे थे। चंद दिनों में उन्हें गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इन्हें एक वकील भी मिल गया जो कि अंत तक इनके लिए लड़ता रहा कि नहीं भाई, इन बलात्कारियों की सज़ा माफ़ होनी चाहिए। जनता, स्टूडेंट जितने भी थे, छात्र थे, महिला संगठन थे, इन्होंने डिमांड उठाई कि बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए। सरकार को लोगों के आवेश में आकर झुकना पड़ा और अंततः 10 साल बाद उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दी गई, जिसे हम निर्भया आंदोलन के नाम से जानते हैं। चैप्टर यहाँ पर सारांश लिखता है, जहाँ पर कुल मिलाकर यही बताया जा रहा है कि गांधी जी के विचार गांधी जी के जीते जीते थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो भारत में धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए, उनकी राजनीति अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो गांधीवाद से प्रभावित थी। और गांधीवादी तरीका एक ऐसा तरीका है जिस पर चलकर आप बड़ी से बड़ी सरकारों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर पेशेंस हो, अनुशासन हो। तो सारांश ये कहता है कि दुनिया के सबसे अधिक देशों में, ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी सबसे अच्छी प्रणाली है। उसका रीज़न ये है कि लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में जुड़े होते हैं, एक्टिव होते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली जो प्रगति और विकास के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को अवसर भी दे रही है, कल्याण करने के तरीके भी तय कर रही है, सरकार को अच्छा बुरा कहने का मापदंड भी रख रही है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में कुछ समस्याएं हैं जिन समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि भारत की बात करो तो भारत की जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी अपनी आंतरिक समस्याओं से ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा से संबंधित समस्याएं हैं, आतंकवाद, सांप्रदायिकता के चंगुल में हैं, ह्यूमन राइट्स की अपेक्षा की जा रही है। ज़्यादातर जो सरकारें हैं वो बाहुबली टाइप की सरकारें हैं, लोगों को मानवाधिकार मिल नहीं रहे, कागजों में तो मिले हुए हैं, संविधान में तो मिले हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज भी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई है। तो ये सब चीज़ें जब प्राप्त हो सकती हैं जब हम लोग मानवता से प्रेम करें, लेकिन आप धर्म पर, जाति के आधार पर बटे हुए हैं, असहिष्णुता है, घृणा है, नफरत है लोगों के मन में, जुनून नहीं है, जुनून है तो रक्त का है। तो ऐसे में गांधी जी के जो सत्य और अहिंसा के विचार हैं वो एक व्यक्ति के मन में आने से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में जब तक समाज पूरा का पूरा अवेयर नहीं होगा, जब तक वो सत्य और अहिंसा के मूल्यों को नहीं समझेगा, जब तक वो धार्मिक दर्शनों को नहीं समझेगा, चारों ओर जब तक अच्छाइयाँ नहीं होंगी, लोगों के मन में करुणा भाव नहीं होगा, तब तक आप सोच ही नहीं सकते कि एक अच्छे सोसाइटी की स्थापना हो पाएगी। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में एक नई थ्योरी के साथ। चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अहिंसक आंदोलन की प्रकृति क्या है। तो अहिंसक आंदोलन की 2 प्रकृति बताई थी मैंने, एक अनुशासन और दूसरी वाली कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है। भूदान आंदोलन, नवकृषक आंदोलन या निषेध आंदोलन पर टिप्पणी करो तो आप ये टिप्पणी भी कर सकते हैं। आई होप सो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही घट रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप द बुक सोसाइटी को सहयोग ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।